वेलकम बैक व्यूअर्स। और फिर इस वक्त बात करने का वक्त हो चुका है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। दुनिया जो है वो अब यूनिपोलर जो है वो एंटिटी बनती चली जा रही है। आपने देखा कि 2026 के आगाज़ के अंदर कुछ इवेंट्स ऐसे हुए जिसके ऊपर बहुत सारे नाक़दीन की राय ये है कि दिस इज़ गोना बी अ वेरी चैलेंजिंग ईयर इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड। तो 2026 यानी कि 2026 इसमें कल मैंने आपको बताया था कि कुछ इवेंट्स ऐसे हो चुके हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो जो नोबेल प्राइज़ के हकदार शख्स खुद साख्ता तौर पर वो कहा करते थे कि नोबेल प्राइज़ के लिए मुझे नॉमिनेट किया जाए, और बॉस मालिक ने किया भी। उनकी कुछ अच्छी कारकर्दगी की वजह से वो हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, जो कि अमेरिका के सदर हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन 2026 का आगाज़ होता है, एक तरफ हम देखते हैं कि वेनेजुएला के अंदर वहाँ के सदर माडुरो को जो है वो गिरफ्तार किया जाता है, फिर गिरफ्तार करने के बाद अमेरिका ले जाया जाता है, फिर डेल्टा फोर्स यूज़ की जाती है उसके लिए। और दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि ईरान के अंदर जो इस वक्त एहतजाज हो रहा है महंगाई पर या फिर डॉलर की इंस्टेबिलिटी पर, तो इन दोनों चीज़ों को रिलेट किया जाता है, कहीं ना कहीं कनेक्ट किया जाता है कि रिजीम चेंज की बात सामने आ रही है। और अमेरिका का एक स्टेटमेंट सामने आता है कि हमारी गहरी निगाह है ईरान के मामलात पर, अगर कुछ ऐसा होता है सो हम फिर उसके ऊपर कोई एक्शन लेंगे। अब ये दोनों इवेंट्स हैं, इन दोनों पर बात करना इंतहाई ज़रूरी है। लेट्स टॉक अबाउट फर्स्टली ईरान के ऊपर, कि ईरान के अंदर ये पहले बात सामने आई कि जो आयतुल्लाह ख़ामेनी साहब हैं, सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उनके लिए बात सामने आई कि वो यूरोप की तरफ रवाना होने का जो है वो सोचा जा रहा है। फिर एक खबर ये भी आई कि रवाना हो गए हैं, हमने बल्कि रशिया मॉस्को की बात आ रही थी सामने, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो फिर ये खबर की तरदीद हुई कल हमारे प्रोग्राम के अंदर, और ये बाकायदा तौर पर तस्दीक की गई कि वो वहीं पर मौजूद है इस वक्त ईरान में। इस वक्त होने क्या जा रहा है, इस वक्त डायनेमिक्स चेंज हो रही है। हमने सोचा आपसे ज़रा आपको बताते चलने, जो हमारे व्यूवर्स हैं, हमारे पास एक बड़े अच्छे से पैनलिस्ट है जिनका तज्जिया माइक्रोस्कोपिक जो एनालिसिस होता है ना, दुनिया के ऊपर गहरी निगाह रखते हैं, माहिर आलमी उमूर हैं, मुनव्वर हुसैन पंवर साहब। पंवर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग आपको, आपकी पूरी टीम को और आपके देखने वालों सबको सलाम। और ये गालिबन 2026 का मेरा और आपका पहला प्रोग्राम है, वरना 25 से पीछे की जो पूरी दिहाई है हमारा एक अरसा गुजरा है। आपका जो तज्जिया होता है उससे हमें बड़ा जो है वो हेल्पफुल रहता है कि आप जो तज्जिया देते हैं हम समझने में जो है वो कहीं ना कहीं आगे आ जाते हैं कि दुनिया में हो क्या रहा है। पंवर साहब ज़रा ये जानना चाहूँगा, इस वक्त मैंने 2 इवेंट्स का तस्करा किया, पहले को ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपका माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस जो है वो सामने आ जाए और माइक्रोस्कोप आपने ऑन कर लिया है, तो ईरान के अंदर क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और होगा क्या, इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, जरा आप एक्सप्लेन कीजिएगा सर। देखें, ईरान के अंदर कुछ नहीं हो रहा, ईरान मुत्तहद है और ईरान के खिलाफ एक नैरेटिव वॉर स्टार्ट कर दी गई है ताकि वहाँ पे मुजाहिरों को बढ़ावा दे दिया जा सके, उनको इनकरेज किया जा सके। बल्कि जो इस वक्त टीमें पकड़ी गई हैं वहाँ पे जी, और उनके खिलाफ जो प्रोपेगेंडा हो रहा था वो अफगानिस्तान से हो रहा था, और वो वीपीएन पे वो अपने आप को बल्गारिया के साथ अटैच करके इस तरह का नैरेटिव बिल्ड कर रहे थे। क्योंकि 12 दिनों की जो जंग हुई है उसमें ईरान का स्पेशली खैबर शिकन जो मिसाइल था उसने इजराइल को घुटने टेकने पर मजबूर किया था, और यही वजह है कि नेतन्याहू ने फोन कॉल करके, आपको याद होगा पिछले साल के आखिरी महीने पे प्यूटन को यकीन दहानी करवाई थी कि वो उनके बिहाफ पर ईरानी लीडरशिप को ये मैसेज कन्वे करें कि वो ईरान के खिलाफ जंग नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद जबकि इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप भी चाहते हैं कि वो शोहरत की बुलंदियों पे चाहें, और नेतन्याहू के खिलाफ जो केसेस चल रहे हैं इजरायली कोर्ट्स के अंदर, और उसमें आपको याद होगा कि 2 दिन पहले उस जज को, जो कि उस डिस्ट्रिक्ट के जज से जिन्होंने वर्डिक्ट देनी थी, उनको एक्सीडेंट करके मार दिया गया है इजराइल के अंदर। तो ये सारी सिचुएशन में उनको एक वॉर चाहिए। साथ में मैं ये भी बताता चलूं कि अमेरिका इस वक्त बहुत बड़ी तब्दीलियों से गुजर रहा है, और मैं ये नहीं मानता कि ये यूनिपोलर वर्ल्ड है। देखें, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को जो भी समझता है उसे ये पता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में डिफरेंट चेस बोर्ड्स हैं। ठीक है, इकोनॉमी का है, कल्चर का है, टेक्नोलॉजी का है, साइबर सिक्योरिटी का है, स्पेस का है, इंफॉर्मेशन का है, मिलिट्री मसल्स का है। अमेरिका इस वक्त सिर्फ मिलिट्री मसल्स में लीड कर रहा है, बाकी किसी चेस बोर्ड पे लीड नहीं कर रहा। इसलिए अमेरिका को इस वक्त हम सुपर पावर नहीं कह सकते। हाँ, मेजर प्लेयर है, जिस तरह चाइना भी है, रशिया भी है।
इस वक्त अमेरिका कोशिश ये कर रहा है, दो बड़े इंपॉर्टेंट फिनोमिनाज हैं। एक ये कि ऑर्डर को किस तरह से डिसऑर्डर में कन्वर्ट किया जाए। अच्छा। रीजन ये है कि ऑर्डर ने इजाजत दी है, रास्ता दिया है दूसरे पावर्स को एमर्ज करने के लिए, जिसमें चाइना, रशिया सरफहरिस्त हैं। इसके अलावा साउथ अफ्रीका और ब्राजील दूसरे नंबर पे हैं। और फिर तीसरे लेयर के अंदर मिडिल रेंज पावर जैसे पाकिस्तान है, सऊदी अरब है, इजिप्ट है, तुर्की है, इंडोनेशिया है, ये तीसरे लेयर के अंदर आते हैं। तो ये बड़ा फिक्र अंगेज है अमेरिकन के लिए। दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि खुद प्रेसिडेंट ट्रंप एनॉमली है अमेरिकन पॉलिटिक्स के अंदर, और ये एनॉमली क्राइसिस जनरेट कर रही है। और इस क्राइसिस को मैनेज करने के लिए इस वक्त अमेरिकन एलीट बहुत परेशान है। मैं आपको उसकी एक मिसाल दे देता हूँ। प्लीज। आजकल में अमेरिका के कांग्रेस में 47 कांग्रेसमैन, जिसमें ज्यादा मेजॉरिटी रिपब्लिकन्स की हैं, और मैककाल रिपब्लिकन हेड हैं आर्म्स कमेटी के, उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए एक रेजोल्यूशन जमा कराई है कि वो फिल फॉर रिजाइन करें, बिकॉज वो अमेरिकन सिक्योरिटी को एट रिस्क ला रहे हैं। अब उसमें जो इल्जाम है वो ये कि अमेरिकन जनरल्स को प्रेशराइज किया गया कि वो पब्लिकली प्रेसिडेंट ट्रंप को एंडोर्स करें, अदरवाइज जो इमरजेंसी जो अप्रूवल्स हैं वो प्रेसिडेंट ट्रंप उनको नहीं देंगे। ओके। तो ये वो मामला है। इसके साथ साथ खुद नेटो के अंदर दरार आपको नजर आ रही है, बिकॉज डेनमार्क ने डेक्री देती है उनकी रॉयल्टी ने कि अगर अमेरिकन आते हैं ग्रीनलैंड के ऊपर तो उनके ऊपर फायर खोला जाए। तो इसका मतलब दो नेटो मेंबर्स कंट्री के दरमियान में फायर खुलेगा। तीसरी तरफ चाइना ने चाइना का रिस्पांस मुझे अभी भी तकड़ा नजर नहीं आ रहा, लेकिन चाइना ने अपने बहरी जहाज जो हैं, फाइटर, ये बैटल शिप जो हैं, ये रवाना कर दिए हैं अपने ऑयल टैंकर्स की हिफाजत के लिए। चौथी तरफ जो जो ऑयल टैंकर्स हैं रशिया के, जिसमें बेला 1 और एक दूसरा है जिसको अमेरिकन ने कैप्चर कर लिया है, उसके लिए खुद रशिया में डिबेट चल रही है कि टाइम आ गया है कि टारबीटो से अमेरिकन बैटल शिप्स को हिट किया जाए, ताकि ये जो अमेरिका को के जहन में एक डोमिनेंट पावर का ख्वाब है वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को अगवा करने के बाद, इसको चकनाचूर किया जा सके। ठीक है। तो इसका मतलब ये कि जो मैं आखिरी जुमला कहूं फिर आपका सवाल लेता हूं। जी। मुझे यूं लगता है कि तारीख अपने आप को दोहरा रही है। ओके। और प्रेसिडेंट ट्रंप समझिए कि अमेरिका के लिए गोर्बाचोव साबित हो रहे हैं, और गोर्बाचोव ने जो रिफॉर्म और चेंजेस लाए थे जिसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन हुआ था, मुझे वही किस्सा इस वक्त अमेरिका के अंदर नजर आ रहा है। ठीक है। अच्छा, ठीक है पवन साहब, बड़ा अच्छा आपका एनालिसिस जो है वो स्टार्ट हो गया, इनिशियल कमेंट भी आ गया। आई जस्ट वांट टू आस्क वन मोर क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि ईरान की जो इस वक्त सिचुएशन बिल्ड हो चुकी है, हमने ये भी देखा कि ईरान के साथ एक माजी के अंदर 2025 के अंदर सबसे ज़्यादा ईरान ने जो है वो एक्सपोज किया इसराइल को, या फिर जो है वो अपोज किया, ये दोनों चीज़ें हमने देखी। क्या ये 2026 का आगाज उस एक्शन का रिएक्शन है, या फिर ये हम तीसरी वर्ल्ड वॉर की तरफ जाने वाले हैं? हाँ, तीसरी जंग अजीम के तो आसार बहुत नुमायां हैं, और 26 और 27 बड़ा क्रिटिकल है। मेरी अपनी जाती प्रेडिक्शन ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप पीछे हटेगा। अच्छा। और इजराइल का वजूद, मुझे उस पर बहुत बड़ा सवाल उठते नजर आ रहा है, क्योंकि उसकी जो मेजर सपोर्ट है वो वेस्ट से आते नजर आती है, लेकिन वेस्ट में इस वक्त जो इजराइल के खिलाफ जो फीलिंग्स हैं और जो आइडियाज हैं वो बहुत ही खिलाफ हैं। यहाँ तक कि अमेरिकन कांग्रेस के अंदर भी एक मूव चल पड़ी है, जिसका इज़हार खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी किया था कि ये पहली मर्तबा अमेरिका की तारीख में हुआ है कि कांग्रेस के अंदर इजराइल की सपोर्ट कम होती चली जा रही है। ठीक है। और खुद प्रेसिडेंट ट्रंप की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो लोग हैं, उन्होंने कैंपेन चलाना शुरू की है, मेगा की मैं बात कर रहा हूँ, कि जो भी एपेक यानी अमेरिका इजराइल जो फोरम है वहां पे, जिसको इजरायली लॉबी कहा जाता है, उनसे जो भी फंडिंग लेगा उसके खिलाफ हम वोट करेंगे और उसे हम जीतने नहीं देंगे। तो ये बड़ी वहां पे भी सीरियस सिचुएशन तो इस सूरत हाल में अमेरिका की सपोर्ट के बगैर मिडिल ईस्ट में इजराइल का सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। दूसरी जी कि इस वक्त तुर्की ने एग्री कर लिया है कि वो पाकिस्तान, सऊदी अरब जो डिफेंस पैक्ट है उसको ज्वाइन करने जा रहा है। ठीक है। और उसके बाद इंडोनेशिया, बांग्लादेश
इजिप्ट, वो भी एग्री कर गए। तो इसका मतलब ये कि मिडिल ईस्ट के अंदर इसको डिस्टेबलाइज होने से बचाने के लिए एक फोर्स वजूद में आ रही है, जिसको काउंटर करना इंतहाई मुश्किल होगा। ठीक है। तीसरा मेरा पॉइंट, हाँ हाँ जी 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 जी, कंप्लीट करें, मुझे एक सवाल और करना है। जी, मैं तीसरा मेरा पॉइंट ये है कि जहां तक ईरान का मामला है, ईरान के बारे में मिसकैलकुलेशन है। ओके। ईरान के 3-4 फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो 7000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है, और जितनी पुरानी सिविलाइजेशन होती है उसके अंदर स्टेबिलिटी आपको ज्यादा नजर आती है। मिसाल के तौर पे चाइना को आप देख लीजिए, ईरान को देख लीजिए। ठीक है। दूसरा ये कि गल्फ मिडिल ईस्ट के अंदर 2 ममालिक ऐसे हैं जो कि परमानेंट हैं, जो कि ओरिजिनल हैं। उसमें तुर्की है और उसमें ईरान है। बाकी जितने भी ममालिक हैं उसे दूसरी जंग अजीम के बाद क्राफ्ट किया गया। ठीक है। और उनकी हैसियत सवाए सऊदी अरब के, जो कि बड़ा तकड़ा मुल्क है, बाकी सब छोटे छोटे शहरों की तरह है। तीसरा ये कि ईरान के अंदर एलिमेंट ऑफ नेशनलिज्म बहुत हाई है। और अच्छा। आपको याद होगा जब वो इबादी को नोबेल प्राइज दे रहे थे, लाइक 10, 12, 15 साल पीछे, तो जब उनसे पूछा गया ईरान की अंदरूनी मसाइल पे, तो उसने उन्हें शटअप कॉल देते हुए कहा बीबीसी पे कि ये हमारा इंटरनल मैटर है, इसे हम खुद रिजॉल्व करेंगे। ठीक है। चौथा ये कि नजरिया जो है ईरान का वो इतना तकड़ा है, और उस नजरिए की अक्कासी आपको हमास और हिजबुल्लाह में नजर आती है, जिसे अब तक इजराइल और मगरिब खत्म नहीं कर चुके। और यही वजह है कि वो कहते हैं कि इनसे हथियार आप मुसलमान हमें लेकर दें। ठीक है। तो अगर उस नजरिए पे वो खड़े हैं तो फिर ईरान दूर की बात है। और आखिरी पॉइंट ये है कि जो वलायत फकी है ईरान के अंदर, जी। उसका असर ईरान तक महदूद नहीं है, उसका पूरी दुनिया में है। और लास्ट टाइम भी जब इन्होंने आयतुल्लाह खामनाई को टारगेट करने की कोशिश की थी, तो आयतुल्लाह सिस्तानी ने जो है स्टेटमेंट जारी कर दी थी। एंड लास्ट पॉइंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि ईरान के पास आने का मतलब ये है कि रेजिस्टेंट फोर्सेस जितनी भी हैं, जिसमें हशद शैबी है, हिजबुल्लाह है, अंसारुल्लाह है, हमास है, वो रीएक्टिवेट हो जाएंगी। और इन सब से गोरिल्ला बात करना इनके बस की बात नहीं। ये तो हो गई पूरी एक प्रिसाइज किस्म की एक्सप्लेनेशन, जो कि विच लीड्स टू थर्ड वर्ल्ड वॉर। एक सवाल यहाँ पर यह है कि मैंने पहला इवेंट जो डिस्कस किया था अपने व्यूअर्स से भी, और आपसे सवाल किया था कि वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट है माडुरो, उनको जिस तरह से अरेस्ट किया और फिर अगवा किया, अरेस्ट किया, दोनों वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं एज ए पार्लिमानी जो वर्ड्स हैं। लेकिन अब एक्सप्लेनेशन ये आ रही है कि वहाँ के तेल की जो तरसील है, जो ट्रेड है, वो अमेरिका के साथ होगी, और वहाँ के पैसा ये यकीनी बनाया जाए कि वो उनकी आवाम पर यूज़ हो। ये तो हो गया एक नैरेटिव जो कि बिल्ड किया गया है, जो बताया गया है ऑन रिकॉर्ड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से। मेरा आपसे जो स्कोपिक माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस बार बार मैं कहता हूँ ना, तो मैं उस डेप्थ को निकालना चाह रहा हूँ आपसे कि एक आवाज ये भी आई थी 2025 के अंदर कि एक वक्त ऐसा आना है कि डॉलर कोड़ियों के दामों बिकना शुरू हो जाएगा, क्योंकि डॉलर के अगेंस्ट एक ऐसी करेंसी जो है वो लाई जाएगी या उठाई जाएगी, उसको इतना पावरफुल किया जाएगा कि जिसकी वजह से डॉलर की कीमत कम हो जाएगी, बल्कि कौड़ियों के दामों हो जाएगी। अभी हमने देखा कि ब्रिक्स का इल्हाक, और फिर दूसरी तरफ वेनेजुएला ने जब ये ऐलान किया कि मैं चाइना को यॉन में बेचूंगा और टर्की को टर्किश लीरा में बेचूंगा तेल, या फिर रशिया को जो है वो रशियन करेंसी में बेचूंगा, तो उसके बाद क्या ये रिएक्शन था इस चीज का कि डॉलर के अंदर अगर तेल नहीं बिकेगा तो फिर किसी भी करेंसी में नहीं बिकेगा? इज दैट ट्रू? देखें, अमेरिका की यही कोशिश है कि, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी न्यू स्ट्रैटेजी के अंदर ये मेंशन किया है कि एनर्जी के जितने भी जराए हैं उस पे अमेरिका कंट्रोल करेगा, और अमेरिका अपने एडवर्सरीज को अलाउ नहीं करेगा कि वो अमेरिकन इकोनॉमी को गजन पहुंचा सकें। ओके। दूसरी बात ये कि वेनेजुएला का जहां तक मामला है, देखें वेनेजुएला के अंदर 303 बिलियन बैरल तेल है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। ठीक है। लेकिन वो भारी भरकम किस्म का ऑयल है, उसके लिए खास किस्म की रिफाइनरीज की जरूरत है। उस पे तो पहले अमेरिका को 110 बिलियन डॉलर का खर्चा करना पड़ेगा, इस तरह से वो ऑयल नहीं निकाल सकता। दूसरी बात, अगर वो ये ऑयल निकाल भी ले बिलफर्ज, तो इस वक्त तकरीबन $57 पर बैरल बिक रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। तो इसको अगर आप ज़रब करें 303 बिलियन बैरल के साथ, तो ये तकरीबन 18 से 19 ट्रिलियन डॉलर्स का बनता है। ठीक है। जबकि अमेरिका के ऊपर कर्जा 38 ट्रिलियन डॉलर्स का है। अगर वो इस तेल की कीमत को बढ़ा के $100 पर बैरल भी कर देता है और सारा कर्जा भी उतार देता है,
तब भी अमेरिका को डेली $6 बिलियन का कर्जा उठाना पड़ रहा है, बिकॉज अखराजात बहुत ज्यादा हैं और आमदनी नहीं है। ठीक है। इसके अलावा ये जितना भी ऑयल है, गोल्ड है, इससे पहले एक फाइनेंशियल सिस्टम क्रिएट करके मोदोरो साहब ने उसे बिटकॉइन में तब्दील कर दिया है और वो सारा ऑनलाइन है, तो वो अमेरिका के हाथ तो लगना नहीं है। तीसरी बात यह कि इस पे इंटरनेशनल कम्युनिटी ने क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया है। खुद अमेरिका में डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं, उनके स्ट्रेटेजिक थिंकर्स और खुद प्रेसिडेंट ट्रंप के जो सपोर्टर्स हैं वो उसकी मुखालफत करते नजर आ रहे हैं। और आज की खबर यह है कि जो अदालत में मोदोरो की वाइफ को पेश किया गया है उसकी आंख जख्मी थी, तो जो वो वुमेन राइट्स और ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं वो मेरा ख्याल है कि इस वक्त खामोश बैठे हैं। लेकिन समझ ये नहीं आ रही यूरोप को कि ये अमेरिका करने क्या जा रहा है, बिकॉज कहानी यहाँ पे रुकेगी नहीं। अगली बारी ग्रीनलैंड की है, उससे अगली बारी कनाडा की है, उससे अगली बारी पनामा की है, उसके बाद निकारागुआ है, क्यूबा है, बोलेविया है। ईरान अभी दूर की बात है, बिकॉज ईरान पाकिस्तान की फ्रंट लाइन है। मैं बड़ा क्लियरली इस पे आपको बता रहा हूं, हमारे जो जहां तक मेरी समझ है जी वो हम अलाउ नहीं करेंगे। और कल ख्वाजा आसिफ साहब की जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उनकी स्टेटमेंट से ये वाजे था कि ईरान को हम डिस्टेबलाइज नहीं होने देंगे, बिकॉज माइक पोम्पियो ने कहा था कि चेंज ईरान के बाद बलूचिस्तान में आएगी और ये हम अलाउ नहीं करेंगे और न उनके पास कैपेबिलिटी है। और वैसे बाय द वे उन्हें पढ़ना चाहिए बैटल रेडी, जो किताब जनरल ज़नी और आर्मिटेज ने लिखी है, जिसमें पाकिस्तान के आर्म फोर्सेस की प्रोफेशनलिज्म की बात की गई है। फिर तुर्की, सऊदी अरब, ईरान, इजिप्ट और ये सारे ममालिक इस वक्त नहीं चाहेंगे कि गल्फ डिस्टेबलाइज हो। तो मेरा ख्याल है इसी वजह से मुस्लिम नेटो वजूद में आ रही है। व्हाट अ ब्यूटीफुल एनालिसिस पंवर साहब। इसीलिए आपसे जो है ना वो चीजें निकलवाने की कोशिश की जा रही होती है जो दुनिया में हो रही हैं, और पाकिस्तानी व्यूअरशिप जो आपकी है वो भी समझ ले कि हो क्या रहा है। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त किसी तरह भी जो स्टैब्लिशमेंट है वो ये नहीं चाहती कि शिया सुन्नी फसादात हों। किसी तरह भी इस वक्त मुल्क के अंदर किसी किस्म की अनारकी या जो सिचुएशन जो एक टोले ने बर्पा की हुई है, सियासी टोला है, उसको काउंटर करने में सारी फोर्सेस जो है वो सारी स्टैब्लिशमेंट या सारी ताकत उधर लगी हुई है। लेकिन हम ये देखते हैं कि ईरान में कुछ भी होता है तो दो किस्म के जो है वो अलग अलग एंटिटीज़ या फिर कम्युनिटीज़ एक्टिव हो जाती हैं जो कि आवाम को तोड़ने में या फिर दो तरफा एक तलवार की सूरत इख्तियार कर जाती हैं। सवाल ये है कि ईरान की सिचुएशन आपने वाजे कर दी और ख्वाजा आसिफ यानी कि हमारी मुल्क की पॉलिसी भी आपने ही वाजे कर दी। दूसरी तरफ मैं ये देख रहा हूँ कि अमेरिका इस वक्त काबिज होने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो वेनेजुएला हो, चाहे वो ईरान हो, या फिर तीसरा जो सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स अगर सऊदीया की बात करें तो वो पहले ही एक तरह से एक डील के साथ बैठे हुए हैं। पाकिस्तान की सिचुएशन का आपने तस्करा किया, हाउ डू यू सी द सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान? क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त उस सिचुएशन के अंदर है जब पाकिस्तान की तारीफ अमेरिका भी कर रहा है, पाकिस्तान की तारीफ चाइना भी कर रहा है, पाकिस्तान की तारीफ रशिया भी कर रहा है, पाकिस्तान का पीस पैक मुआहिदा सऊदीया के साथ भी है, पाकिस्तान की तारीफ जो है वो इस वक्त टर्की भी कर रहा है। पाकिस्तान इस वक्त किस पोजीशन में है? पहला सवाल का पहला हिस्सा। और पाकिस्तान का ईरान और ये वेनेजुएला पर होने वाले जो इस वक्त अटैक है इस पर क्या स्टांस है? दूसरा हिस्सा देखें, पाकिस्तान बड़ा केयरफुल चल रहा है, बिकॉज वी नो कि अमेरिका से कोई इस तरह की इन डेप्थ फ्रेंडशिप नहीं हो सकती और वो दुनिया में किसी की भी नहीं हो सकती। ठीक है, बिकॉज उसकी डायरेक्शन वॉशिंगटन उनके पहले प्रेसिडेंट ने तय कर दी थी कि कोई दोस्त नहीं होगा, सिर्फ मफादात होंगे। लिहाजा पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में 3T फिनोमेना बिल्कुल वाजे है। ये ट्रांजिशनल रिलेशनशिप है, ट्रांसैक्शनल रिलेशनशिप है और ट्रांसफॉर्मिंग रिलेशनशिप है। लेकिन पाकिस्तान चाहता यह है कि कम से कम अमेरिका के गुस्से को और अमेरिका की मुखालफत न ले। अगर दोस्ती करीब नहीं होती, और ये अक्लमंदी पर मबनी पॉलिसी है। दूसरा ये कि चाइना और रशिया के लिए बड़ा इम्तिहान है कि उनको खुल के सामने आना पड़ेगा, और अगर वो नहीं आते जी, वेनेजुएला पे अगर इसी तरह से इन्होंने अपना रिस्पॉन्स दिया डिप्लोमेटिक और ईरान पे दूर से बैठ के देखते रहे, तो फिर कोई भी चाइना और रशिया के साथ नहीं खड़ा होगा, या अपने जोरे बाजुओं पे यकीन रखेगा, या अपना अलायंस बनाएगा, या फिर अमेरिका की तरफ देखेंगे। तीसरा मेरा पॉइंट यह है कि ईरान का जहां तक मामला है, असल में ईरान पे हमला करने के बहाने ऐन मुमकिन है कि सऊदी अरब के अंदर तब्दीली लाई जाए। अच्छा, बिकॉज मोहम्मद बिन सलमान ने अभी तक जो है
इब्राहिम अकॉर्ड के ऊपर उस तरह नहीं चल रहे जब तक पवन फलस्तीन की रियासत का मसला नहीं होता। कतर कलामी की माफी, just hold on for a second, for a microsecond. What did you say कि there would be a change in Saudi Arab? एक चेंज आने वाला है, किस तरह का चेंज? देखें, पहले उन्होंने दिखाया कुछ और मारा जाके वेनेजुएला के अंदर, उन्होंने सारा हाइप क्रिएट किया ईरान के हवाले से। दूसरा ये कि इस वक्त इजराइल जो है वो यूएई को अपने साथ मिला के मुख्तलिफ जगहों पे उन्होंने कार्रवाइयां डाली, जैसे यमन है, जैसे सूडान है, जैसे सोमालिया है, और इवन यूएई ने जो बीएलए है और बीएलएफ है इनको इंडिया के साथ कनेक्ट किया, $100 बिलियन का डिफेंस पैक किया। तो यूएई के जरिए वो खेल रहे हैं और सऊदी अरब के जो अजारादारी है इस गल्फ में और मिडल ईस्ट में लीडिंग जो रोल है उसको चैलेंज करने की कोशिश की गई। तो इसका मतलब ये कि अगर इजराइल के कहने के ऊपर प्रेसिडेंट ट्रंप कूदते हैं वॉर में और इजराइल यूएई की पुष्टनाई करते हुए सऊदिया को चैलेज कर रहा है, तो इसका मतलब ये कि सऊदिया के अंदर तब्दीली लाना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं है यूएई इस वक्त डबल रोल प्ले कर रहा है? यू नो व्हाट आई मीन? नहीं, यूएई डबल रोल प्ले नहीं कर रहा, बिल्कुल इससे वाज़ेह है। और बल्कि कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो मीडिया पे नहीं बता सकते, लेकिन मतलब चले मैं उन लोगों को जिन तक पैगाम जाना है उन तक हिंट चली जाएगी कि व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। अभी यूएई से एक बहुत बड़ी शख्सियत जो है वो इस्लामाबाद आई और फिर जिस तरह से बैठकर जो अंदरूनी खाना बातें हुई बिहाइंड द कर्टन्स, बुनियाद मरसूस के अंदर यूएई का जो रोल था, एवरीबडी इन द रूम नोज दैट। तो यूएई की सपोर्ट कहां पर है इस वक्त? देखें, आप तो यूएई की बात कर रहे हैं। जो इंडिया ने इजराइल के ड्रोन इस्तेमाल किए थे पाकिस्तान के खिलाफ, वो कतर से आए थे। ठीक है। तो अब आप इससे अंदाजा लगाइए कि इस वक्त जो सऊदी अरब और पाकिस्तान है, हमारा दोस्त सऊदी अरब है इस वक्त मिडिल ईस्ट के अंदर, मैं आपको बताऊं। और ईरान की तो इसलिए मैं फ्रंट लाइन कहता हूं क्योंकि ईस्टर्न बॉर्डर इंडिया से आपका डिस्टेबलाइज्ड है, वेस्टर्न बॉर्डर पे अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज्ड है, नॉर्थ ईस्ट में एक चाइना का स्टेबल है और दूसरा आपका साउथ वेस्ट के अंदर ईरान के साथ स्टेबल है। आप इसको कभी भी डिस्टेबलाइज नहीं होने देंगे। ठीक है। और यही वजह है कि 12 दिनों की जंग में हमने ईरान का साथ दिया खुलकर, सफारती और सियासी तौर पे, और वो तशक्कुर पाकिस्तान के नारे भी इसीलिए लगे थे। बिल्कुल ऐसे। तो अब ये है कि हमारी वाज़ेह पोजीशन है। दूसरी बात यह कि अब सऊदिया भी नहीं चाहता कि ईरान डिस्टेबलाइज हो, और आपने देखा कि पिछले महीने में सऊदी अरब के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर और तुर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर थे वो तेहरान बैठे हुए थे। और फिर आप इसको कनेक्ट कीजिए अहमद अशरा के स्टेटमेंट के साथ कि हमने इजराइल के कहने पे सब कुछ किया, लेकिन अब इजराइल दोबारा हमें डिस्टेबलाइज कर रहा है। और अल जजीरा का जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म है अरबिया सेक्शन की, उसके मुताबिक इजराइल ने राब्ता किया है असद के टॉप कमांडर से कि आप अहमद अशरा की हुकूमत को डिस्टेबलाइज करें, ऑपरेशन करें, उसका खर्चा हम उठाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त जो हुकूमत है सीरिया में उसको मुस्तकिलन डिस्टेबलाइज रखना चाहते हैं, और तुर्की, सऊदी अरब, पाकिस्तान, इवन अब ईरान उसको स्टेबल करना चाहते हैं, भले अहमद अशरा की हुकूमत क्यों ना हो, क्योंकि स्टेबल हुकूमत इजराइल के मुंह पे थप्पड़ होगी। तो कहने का मकसद ये कि अब ये गेम चल रही है वहां पे, और इसी वजह से मैं कहता हूं कि ऐन मुमकिन है कि वो सऊदी अरब के अंदर तब्दीली लाने की कोशिश करें। और यही वजह है कि फौरन सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट किया। अब इसकी एक्सपेंशन हो रही है। पहले मरहले में तुर्की फौरन इसमें शामिल हो जाएंगे, फिर आप देखेंगे कि इजिप्ट भी इसका हिस्सा होंगे, बांग्लादेश भी हिस्सा होंगे, और ईरान की भी ख्वाहिश है कि वो इसका हिस्सा बने। ठीक है। तो क्या नजर आता है कि जो ईरान की ख्वाहिश है, तुर्की की ख्वाहिश है, या तुर्किया या फिर दीगर जो आपने नाम लिए, ये मिलकर वो टारगेट अचीव कर सकेंगे जो सऊदी अरब को खदशा है कि कुछ चेंज आ सकता है? वुड इट बी रिजीम चेंज या फिर कोई इकोनॉमिकल चेंज, या ये जो मुआहदा हुआ हुआ है ऑयल ट्रेड का उसमें चेंज? तो इस तमाम चीज़ों को रोकने में कामयाब हो सकेगा ये पीस पैक्ट? जी बिल्कुल। इस वक्त देखें ना, वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कहते हैं एनिमी ऑफ माय एनिमी इज माय फ्रेंड। इस वक्त कॉमन एनिमी है, कॉमन नासूर है, सबके लिए नासूर है, जिसने मिडिल ईस्ट के अंदर इनस्टेबिलिटी बर्पा की हुई है। और ये बात आप और मैं नहीं कर रहे कि वी आर पाकिस्तानीज, इसलिए हम पाकिस्तानी मीडिया पे ये बात कर रहे हैं। ऑक्सफोर्ड के अंदर पिछले माह ऑक्सफोर्ड यूनियन ने एक मोशन बड़ी मेजॉरिटी से पास किया है
जिसमें उन्होंने कहा है कि मिडिल ईस्ट में मेजर सोर्स ऑफ इंस्टेबिलिटी इजराइल है, न कि ईरान है। अच्छा। और उन्होंने कहा है कि इस वक्त नेतन्याहू की जो हुकूमत है ये इस वक्त मगरिब के लिए भी बदनामी का बायस है, तो इससे छुटकारा हासिल किया जाए। बल्कि 93% ऑफ यूथ का ये ख्याल है कि इजराइल को खत्म करके फलस्तीनियों के हवाले कर दिया जाए। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि इस वक्त जो सिलसिला चल रहा है उस सिलसिले में जो इजराइल काविशें डाल रहा है वो नाकाम होंगे। और मैं समझता हूं कि ये वो मरहला है जहां पे मुझे अमेरिका की साख मुकम्मल तौर पे गिरती नजर आ रही है एज अ डोमिनेंट पावर, एज अ डोमिनेंट थीम इन इंटरनेशनल रिलेशंस। और इसके साथ साथ अगेन आई वुड से ये बड़ा इम्तिहान है चाइना और रशिया के लिए कि वो कैसा किरदार अपना दिखाते हैं, अदरवाइज ग्लोबल साउथ उनके साथ भी नहीं खड़ी होगी। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्वर्सेशन हो गई। कुछ लास्ट क्वेश्चंस हैं अवनास्क कि एक शख्स है वो ये कहता है कि मैंने 6 से 7 जंगें रुकवाई हैं, मैं नोबेल प्राइज़ का हकदार हूँ, बट वो नोबेल प्राइज़ नहीं मिलता। फिर समहाउ जो देने वाले हैं या फिर जो मुख्तलिफ ताकतें उन्हें शायद पता था कि 2026 में हमें इनसे क्या कुछ करवाना है, तो शायद नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। लेकिन 26 का आगाज़ और फिर उसके बाद एक इंटरवेंशन या इंटरवीन करना हर जगह पर या कहीं पर इंटरवीन करने की कोशिश करना, डू यू थिंक सो कि ये कुछ कोई बाईपोलर किस्म की पर्सनालिटी है कि एक तरफ ये है तो दूसरी तरफ, या फिर नैरेटिव क्लियर नहीं है? जो आका हैं जो आपको ऑर्डर्स दे रहे हैं वो ऑर्डर्स क्लियर नहीं थे, 25 में अलग ऑर्डर थे, 26 में अलग ऑर्डर्स हैं। नहीं, असल में प्रेसिडेंट ट्रम्प की शख्सियत में कंट्राडिक्शन तो मौजूद है। yes. वो तो हम पता है, वो 2017 वाली हुकूमत में भी उनका मसला था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक जो सबसे कलीदी वेरिएबल है जो कि उनकी शख्सियत पे और पॉलिसीज पे असरअंदाज हो रहा है वो है एप्स्टीन फाइल। अच्छा। और इसका तस्करा पिछले साल जेरूशलम पोस्ट के अंदर हुआ था। थोड़ा सा एक्सप्लेन करें सर इसे। एप्स्टीन देखें, एप्स्टीन वो कैरेक्टर था जो मोसाद का एजेंट था और जिसके फार्म हाउस पे जाकर जितने भी सियासतदान, स्कॉलर और लीडिंग शख्सियात थे वो जाते थे और वो कम उम्र बच्चियों को लाता था और इनके साथ मिलवाता था, उसकी वीडियो और टैप्स वो रिकॉर्ड में रखते थे। उसके जरिए से प्रेसिडेंट ट्रम्प की भी बहुत सारी सीक्रेट्स हैं जो इजराइल के हाथ में है और इसी वजह से वो इनके हाथों ट्रैप हो रहे हैं। अच्छा। अदरवाइज प्रेसिडेंट ट्रम्प का हनूका सेलिब्रेशन व्हाइट हाउस में ये कहना दिसंबर में कि मैं फर्स्ट जूइश प्रेसिडेंट हूं, एक ईसाई ज्यू नहीं हो सकता, बिकॉज यहूदी के मजहब के अंदर यहूदी वही होगा जिसका माँ और बाप यहूदी होगा। यस, एग्जैक्टली। वो कोई गैर मजहब वाला यहूदी नहीं हो सकता। ये तबलीगी नहीं है, ये बाय लॉ इन्होंने लिखा हुआ है कि तबलीगी नहीं है, बस आप बाय बर्थ जो है वो हो सकता है। जी, तो इसका मतलब ये कि इस वक्त जो वो कर रहे हैं सिर्फ इस तरह की एलिगेशन से, एक्सप्लॉइट होने से बच रहे हैं कि कहीं ये ना हो कि मेरी प्रेसिडेंसी चली जाए। और ये जो मैंने मूवमेंट आपको बताई है कांग्रेस के अंदर आ गई है कि वो रिजाइन करें और रिस्क है बहुत बड़ा अमेरिकन सिक्योरिटी के लिए। मैं समझता हूं कि इस सूरत में वो इजराइल के साथ चलना चाहेंगे और उन्हीं की ईमा पे जाएंगे। और इस बात का इजहार खुद जॉन बी शाइमर और जेफरी सैक्स ने कई मरतबा किया है कि इजराइल की ये पुरानी ख्वाहिश है कि अमेरिका को ईरान के खिलाफ वॉर में लाया जाए। एक दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट मुझे याद आ गया, प्रेसिडेंट क्लिंटन की एडमिनिस्ट्रेशन में 1990s में 7 रोड्स टू वॉर एक मैप बनाया गया था जिसमें उन्होंने क्लियर किया था कि वो हमला करेंगे सूडान, फिर लिबिया, फिर सीरिया, फिर इराक, फिर ईरान, फिर नॉर्थ कोरिया। तो वो रोड टू वॉर्स जो हैं, जो रम्सफील्ड और कंडोलीजा राइस और डिक चेनी और प्रेसिडेंट बुश के वक्त में भी उसको दोबारा रीडिजाइन किया गया था, वो हमें वादे तौर पे नजर आ रहा है। लेकिन ईरान का मामला अब जरा मुख्तलिफ है, बिकॉज ईरान की जो इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी है मिसाइल एंड ड्रोन्स की, जिसने अपना लोहा मनवाया है 12 दिनों की जंग में, वो उसको काउंटर करना बड़ा मुश्किल है। ईरान मुकम्मल तौर पे किसी भी सेंटर पे डिपेंडेंट ज्यादा नहीं है। उसका जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसमें वो गालिबन इन्हिसार करता है रशिया पे और चाइना पे, अदरवाइज बाकी चीजों में वो खुद कफील है। तो वो इतना पावरफुल है। और फिर नजरिए की बुनियाद पे जो IRGC है, कल की ब्रेकिंग न्यूज ये थी जो रशियन इंटेलिजेंस ने दी है कि उन रशियन जितने भी हैं इजराइल में उनका इनखला शुरू हो गया है।
विकास ईरान के बारे में उन्होंने कहा है कि वो प्रिम्प्टिव स्ट्राइक कर सकता है, पेशगी हमला कर सकता है इजराइल पे। ठीक है। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, जो कल तक अमेरिका ने 2003 में किया था इराक पे, आज ईरान कर रहा है, और वो IRGC यानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स करेंगे। तो मैं समझता हूं इजराइल इस पोजीशन में नहीं होगा कि वो इसको तब्दील कर सके, और ईरान अकेला नहीं होगा। मैं इस दफा आपको बता रहा हूं, ईरान के पुष्ट पे सऊदिया भी होगा, तुर्की भी होगा, पाकिस्तान भी होगा, और बाकी ममालिक भी होंगे। चलें, ये तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा आपने एंडिंग जो रिमार्क्स दिए हैं, दैट वाज समथिंग वेरी अनयूजुअल और बहुत अच्छा लगा मुझे। बहरहाल पंवर साहब, बहुत शुक्रिया आपके इस माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस का। और मुनव्वर हुसैन पंवर साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर आलमी उमूर हैं। इस वक्त जो सिचुएशन बिल्ड हो चुकी है, मैंने आपको बताया कि 2026 का पहला महीना, और इस पहले महीने के अंदर जो कुछ होता दिखाई दे रहा है, एक तरफ वेनेजुएला हम देख रहे हैं कि जिस तरह से सदर को अरेस्ट करके लेकर गए, और फिर ये तेल के ऊपर जो पूरा एक स्टेटमेंट सामने आया, वो बिल्ली थैले से बाहर आ गई। सेकंड जो इवेंट ये था ईरान के अंदर, जो सुप्रीम लीडर हैं आगा खमनाई, उनके राय फरार की बातें हुई, वो भी ख़त्म हो गई क्योंकि तस्दीक हो गई, वो तेहरान में मौजूद हैं। और व्हाट वुड बी द थर्ड इवेंट, ये भी अब सवाल पैदा होता है। तो वो पंवर साहब ने बता दिया कि जो पीस पैक्ट है पाकिस्तान सऊदीया जिसके अंदर एक साथ हैं, उसको तुर्किया भी ज्वाइन करेगा पहले मरहले के अंदर। फिर ईरान की भी ख्वाहिश है कि वो उस पीस पैक्ट को ज्वाइन करे। इजराइल की पोजीशन क्या होगी, और फिर अमेरिका के अंदर खुद जो एक बड़ी शेकी सी पर्सनालिटी है, जो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैं, डोनाल्ड ट्रंप, क्या CIA या फिर जो उनकी इंटेलिजेंस जो मुख्तदर हल्के हैं, क्या वो उनसे वो काम ले सकेंगे ये जो लेना चाहते हैं, या फिर ये इस वक्त रशिया और चाइना को खुलकर सामने आने का मौका मिलेगा, या फिर ये नहीं आएंगे। बहुत सारे सवालात हैं जिनकी जवाब देने की कोशिश की। इस टॉपिक को मजीद भी डिस्कस करेंगे जैसे जैसे सिचुएशन वाजे होती चली जाएगी। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है। आपका फीडबैक जो सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर हमें मिलता है, उससे हमें पता चलता है कि हमें कौन से जो है टॉपिक्स और कौन से गेस्ट आप जो है वो सुनना और देखना चाहते हैं। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त।